डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। ओरल कैविटी स्टडी कर रहे हैं अपन, और ओरल कैविटी के अंदर एक हमने कल लार ग्रंथियाँ पढ़ा था, आज नंबर 2 क्या पढ़ रहे हैं बोलो, टीथ, ठीक है। और ये अपने आप में कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूरे दांत की सारी बातें अपने को अच्छे से पढ़नी है। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा हमारे ओरल कैविटी में कुल 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल टीथ, ठीक है, टोटल टीथ इन ह्यूमन, बात समझ में आए, ह्यूमन मनुष्य में कुल दांत, ठीक है, मनुष्य में कुल, ठीक है, दांत है। अगर आपको पूछे तो कितना होगा, 32, क्लियर। दूसरी बात बोलो, मैं आपसे कहूँ मनुष्य में कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। मैंने कहा मनुष्य, ठीक है, में 4 टाइप के बोलो टीथ, ठीक है, होते हैं, बात समझ रहे ना। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक मैंने कहा कृंतक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, आजकल जमाना इंग्लिश का ही है इसलिए आई इसके लिए कोड वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है रदनक, मैंने कहा कैनाइन टीथ, ठीक है, सी इसके लिए लिखा जाता है। तीसरा है बोलो अग्र चवर्णक, अग्र मैंने कहा चवर्णक, बोलो प्री मोलर, ठीक है, जिसके लिए पी एम लिखा जाता है। और फोर्थ क्या है, चवर्णक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मोलर, जिसके लिए एम लिखा जाता है। 2 पॉइंट समझ में आया, बोलो। तीसरा पॉइंट मैंने कहा टीथ फॉर्मूला, क्लियर, बोलो दंत सूत्र की बात करें मनुष्य में, ठीक है, तो मैंने कहा क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये जो 2 1 2 3 है वो आधे अपर जो का है और 2 1 2 3 आधे लोअर जो का है। ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा जिसके इधर इधर दांत हैं, इधर है ही नहीं, क्लियर। इसका मतलब ये 2 कभी लगाना भूलना नहीं है, बोलो बात समझ में। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, फोर्थ पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है, कैसे है बोलो, ऐसे, ओके। मैंने कहा जो टीथ फॉर्मूला है ना वो ये बताता है 2 1 2 3 2 1 2 3, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इधर भी है, बोलो सेम इधर भी है, क्लियर, लेकिन हम फॉर्मूले में एक तरफ का ही लिखते हैं, बोलो बात समझ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, बात समझ में। इसका मतलब जो है 2 1 2 3 और 2 1 2 3 जो लिखा जाता है ये किसको शो करता है, हाफ, बोलो अपर जो, ठीक है, ये किसको शो करता है, हाफ लोअर जो, ठीक है, समझ जाओगे। आधा ऊपरी जबड़ा, आधा निचली जबड़ा, मल्टीप्लाई 2 का मतलब जिधर इतने हैं उतने के उतने इधर भी होंगे, क्लियर। अच्छा, हमें बोलो फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं टोटल, ठीक है, मैंने कहा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, बात समझ में आए। तो मैंने कहा अब तो मुझे वैसे ही पता चल रहा है 2 2 2 2, क्योंकि ये भी कौन है, बोलो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कितना पता चल रहा है, 8, क्लियर, बोलो 2 2 2 2 कितने हो रहे हैं, 8, क्लियर। और मैंने कहा यूं देखूं तो 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, बात समझ, मतलब मैं ए और ये सेम है, बोलो बात समझ ना। अच्छा, कैनाइन मैंने कहा यहाँ से पता चल रहा है 1 1 1 1, कितने बोलो 4, यहाँ देखो 1 1 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4, बात समझ में, ये और ये क्या है, सेम है, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बोलो प्रीमोलर, पता चल रहा है 2 2 2 2 कितने हो गए, बोलो 8, ऐसे भी पता चल रहा है, बोलो क्लियर। और मैंने कहा मोलर, बोलो कितने हो गए, 12, बात समझ में आई मेरी आपको। आपको 5th पॉइंट तक समझ में आया, एक बार इतना नोट करो, क्लियर।
ये मैंने किसका बताया बोलो? मनुष्य का, ठीक है। बोलो बात समझ में? यहीं पर नोट करके आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा रेबिट, हालांकि अब तो मनुष्य का ही पूछते, एंड फ्रॉग का कभी पूछे तो 2033 1023, क्लियर। लेकिन ये तो केवल याद रखना, बाकी सारा काम अपना किससे होगा? उससे होगा, ठीक है। हुआ नोट बोलो? रेबिट और फ्रॉग, बोलो नाम सुना? फ्रॉग यानी मेंढक, रेबिट यानी चूहा, बोलो बात समझ? रेबिट, ओके। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। बाकी हमें मनुष्य का तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। हो गया नोट बोलो ये? नेक्स्ट। ओके, बात समझ में आई बोलो? अच्छा, नंबर 6 क्या बोलता हूँ मैं? मैंने कहा लास्ट मोलर, ठीक है, को विजडम टीथ, ठीक है। विजडम टीथ यानी अकल दाढ़, ठीक है। अकल दाढ़
अकल डाड, ठीक है। कहते हैं जो कि 16 वर्ष के पश्चात, ठीक है, पश्चात आता है, ठीक है। अब 16 के बाद आएगा, किसी में 20 में, किसी में 25 में, किसी में 50 में, किसी में जिंदगी निकल जाएगी लेकिन नहीं आएगा। बोलो बात समझ में। लेकिन ये शोर है कि 16 साल से पहले नहीं आता। बोलो बात समझ में। अवशेषी है इसलिए आए तो भी कोई काम का नहीं आए तो भी कोई काम का नहीं। बोलो बात समझ में। ओके, लास्ट मोलर को क्या कहते हैं? विजडम टीथ, हिंदी में अकल डाड कहते हैं, जो कि 16 वर्ष के पश्चात आता है, ठीक है। दिमाग में आता सर इसको अकल डाड क्यों कहते हैं? बोलो बात समझना। तो होता क्या है कि पहले गांव में से होता था कि यार कोई भी बच्चा होता था, वो अगर 10-12 साल में कोई नादानी करता तो कहते कोई बात नहीं, अभी छोटा, अकल आई नहीं है। लेकिन 16-17 साल के बाद अगर नादानी गलती करता, चांटा पड़ता, अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो अकल आ जानी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये दांत भी 16 साल के बाद आता है, इसलिए इसका संबंध करके क्या बोल दिया गया? अकल डाड। बाकी इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अच्छा, 6 पॉइंट समझ में आया? बोलो नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 में क्या बता रहा हूं, हमारे जो 32 दांत है एक्चुअली वो 2 टाइप के होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मैंने कहा ये 32 टीथ है। बोलो बात समझो ना। इस 32 टीथ के अंदर बोलो मैंने कहा एक होता है बोलो अस्थायी दांत। 2 कैटेगरी है, ठीक है। अस्थायी दांत का मतलब क्या हुआ? बोलो टेम्परेरी टीथ। क्लियर? और एक होते हैं स्थायी दांत, ठीक है। स्थायी दांत बोले तो क्या हो गया? परमानेंट टीथ। क्लियर? इधर ध्यान देना। मैंने कहा जो अस्थायी दांत होते हैं वो 2 बार लाइफ में आते हैं, जबकि परमानेंट वाले 1 बार ही आते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि बोलो मैंने कहा यह लाइफ में 2 बार, ठीक है, आते हैं। 2 बार आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट। क्लियर? इसी का दूसरा नाम क्या है? बोलो डाइफायोडोंट। क्लियर? बोलो डाइफायोडोंट बोलूं या ये लाइन बोलूं, एक ही बात है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, मैंने कहा ये लाइफ में बोलो एक ही बोलो बार आते हैं, ठीक है, आते हैं। तो बताओ इनको क्या कहेंगे? मोनोफायोडोंट। क्लियर? क्या कहेंगे? मोनो बोलो फायोडोंट। क्लियर? मीनिंग समझ में आया? बोलो। अच्छा, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो डाइफायोडोंट टीथ होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध के दांत। क्लियर? मिल्क टीथ समझ आओगे? बोलो आपको। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमें क्या देखना है कि ये कौन कौन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, एग्जाम में आता है। क्लियर? तो देखो क्या बता रहा हूं, समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि सबसे पहले मीनिंग तो हमें पता चल गया। बोलो मीनिंग तो पता चल ही गया ना, नाम सारे पता चल गए। मैंने कहा एग्जाम्पल, ठीक है, कौन कौन होता? एक इंसाइजर, एक केनाइन और मैंने कहा एक मोलर। क्लियर? लेकिन मोलर में मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट लास्ट मोलर, मतलब किस मोलर को छोड़कर? अंतिम मोलर को छोड़कर। तो इसका मतलब फिर तो ये कौन बचे? जो इधर नहीं आए वो इधर आएंगे, एक तो प्री मोलर और एक लास्ट मोलर। लास्ट मोलर बोलूं या विजडम टीथ बोलूं, एक ही बात है। इतना समझ आओगे इंग्लिश में? अच्छा, फिर मैंने कहा कि मुझे एग्जाम्पल पता चल गए। क्लियर? मीनिंग तो मैंने ऊपर नाम में ही पता दिया है। क्लियर? बोलो बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा अगर मैं इनका बोलो फॉर्मूला करूं, क्या करूं? फॉर्मूला। तो मैंने कहा फॉर्मूला अगर मुझे एग्जामिनर टेम्परेरी टीथ का पूछे, बोलो मिल्क टीथ का पूछे, डाइफायोडोंट का पूछे, एक ही बात है। क्या करूंगा? बोलो 2102 2
2102 मल्टीप्लाई 2। बताओ ऐसे कैसे किया, समझ में आया? बोलो। मन में मेरे 2123, मन में 2123 है। क्लियर? मैंने कहा इंसाइजर 2 लिख दिया, मैंने कहा K9 है 1 लिख दिया, मैंने कहा प्री मोलर नहीं है 0 लिख दिया, मैंने कहा मोलर है लेकिन लास्ट वाला नहीं इसलिए 3 की जगह 2 लिख दिया। बात समझ में आए? अच्छा, इसका फॉर्मूला करना है। क्लियर? बोलो। मैंने कहा फॉर्मूला। आप खुद बताओ, अगर एग्जाम में पूछा जाए मोनोफायर डांट को फॉर्मूला क्या होता है, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे मन में है कि कौन है? बोलो प्री मोलर और लास्ट मोलर है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या करूंगा? 0021 0021 इंटू 2। बोलो। बात समझ में? फॉर्मूला केवल आपको एक ही याद रखना, 2123 2123, बाकी सब बनाने आने चाहिए। बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा अगर फॉर्मूला पता चल गया तो कुल संख्या भी पता चल जाएगी। ठीक है? आज मुझे कोई कहे मिल्क टीथ की बच्चों में कुल संख्या कितनी होती है, आज मुझे कोई पूछे डाइफाइडोंट की संख्या कितनी होती है, टेम्पररी टीथ की संख्या होती है, आंसर तो सेम ही है। बोलो कितनी होगी? हमें पता चल गया 20। बोलो होगी कि नहीं होगी? बोलो 2 2 4 5 5 5 10, 10 का मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। बात समझ में आए? ओके। मैंने कहा यहां पर बोलो कुल संख्या देखनी है, तो कुल संख्या अगर हम देखें तो हमें पता चला, वैसे तो 20 इधर आ गया तो 12 इधर ही आएगा क्योंकि टोटल तो 32 ही होते हैं। क्लियर? इधर देखे 21336, 6 मल्टीप्लाई किया 2। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आए? नोट करोगे? लास्ट मोलर को विजडम टीथ अकल डार्ड भी कहते हैं, जो 16 वर्ष के पश्चात आता है। लिख के बोलो। बात समझ में? ये हो गया नोट? हाँ हाँ। इधर लिख लोगे। ठीक है? ये है अवशेषी दांत। ठीक है? बी होता है। ठीक है? विजडम टीथ क्या होता है? वेस्टिजियल टीथ। ठीक है? ओके। हुआ नोट? मतलब पॉइंट्स में स्टडी करा रहा हूँ, दांत से रिलेटेड सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कि आपका रिवीजन आसान हो। क्लियर हो गया नोट? बोलो। ओके। और ये वाला जो .7 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
बात समझ में आई बोलो? वन और बोलो। ओके। नंबर 8। नंबर 7 में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बोलो बात समझ ना? ओके। हुआ नोट ये? हटा दूं? ओके। मैंने कहा नंबर 8, दो टीथ के मध्य अवकाश को दंतावकाश, इंग्लिश में डायस्टेमा, ठीक है, डायस्टेमा बोलो कहते हैं, ठीक है। दो दांत के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टेमा। ये वाला नाम कभी नहीं मिलेगा, ये मिलता है। बोलो बात समझ में आए? ओके। नंबर 9, मैंने कहा हाथी के बाहर निकले हुए, ठीक है, दांत को टस्क टीथ क्या कहते हैं? बोलो कौन से दांत कहते हैं? बोलो टस्क दांत, ठीक है। बोलो दांत कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 10, मैंने कहा बोलो दांत, ठीक है, बोलो की संरचना। ओके। संरचना, मैंने कहा दांत की संरचना के 3 भाग, ठीक है, होते हैं। अभी बना के बताऊंगा। 3 भाग होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में। एक होता है क्राउन, ठीक है, एक होता है नेक, और एक होता है रूट। क्लियर? तो इसका मतलब ये 3 भाग क्या है, दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमें बना के देखनी पड़ेगी। तो आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे। क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट। बोलो नेक का मतलब क्या होता है? गर्दन। और रूट का मतलब क्या होता है? जड़। क्लियर? ये ऐसे नाम क्यों रखे, अपन बनाएंगे तो पता चलेगा। क्लियर? 10 बोलो ये नोट करो।
ओके, 10 पॉइंट समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। नॉर्मल शब्द समझ जाओगे, क्राउन, नेक और रूट, क्लियर, ओके। हुआ नोट? अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, बोलो एक बार नोट कर लो, ठीक है। टीथ की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरी बात समझना। टीथ की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मतलब मैं इस तरह से बनाऊंगा कि टीथ की स्ट्रक्चर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपको डायग्राम में दिखे, बात समझो ना। ओके, आप सोचो सर ये ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको दांत कहते हैं, ऐसा नहीं, बोलो बात समझो ना। हमें स्ट्रक्चर कैसे बनानी, इंटरनल स्ट्रक्चर बनानी है, क्लियर, ओके। तो समझो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, पहले अच्छे से समझो स्ट्रक्चर को। मैंने कहा टीथ के स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ओके। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। आपको कि सर ये तो हमें गणेश जी नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये दांत की रियल इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको सारी बातें मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो चीज है ये है इनेमल, क्या है, इनेमल, क्लियर, बोलो क्या है, बोलो इनेमल, क्लियर, जो हमारे दांत का सफेद सफेद भाग है, क्लियर। इनेमल के बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, ये हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, क्लियर। शरीर का कठोरतम उत्तक पूछे तो बोन है, कठोरतम पदार्थ पूछे तो इनेमल है। पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, शरीर का बोलो कठोरतम, बोलो पदार्थ, ठीक है। बोलो मैंने कहा हार्डेस्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ बॉडी। अच्छा, कोई भी चीज हार्ड तभी होती है जब उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है, क्लियर। तो इसका मतलब इसमें इनऑर्गेनिक बोलो पार्ट जो होता है वो 96% होता है, मतलब एक कार्बनिक भाग कितना होता है, 96, क्लियर, एक कार्बनिक बोलो भाग, क्लियर। अच्छा, फिर इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण बोलो मैंने कहा नाम है इनेमल, तो इनेमोब्लास्ट सेल, इनेमोब्लास्ट सेल, ठीक है। आपको आगे जाके बायोलॉजी में एक मीनिंग बताऊंगा, जब कि किसी के पीछे ब्लास्ट आता है मतलब वो हमेशा बनाने वाली सेल होती है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाली, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज बनाने वाली, क्लियर। तो ऐसे ही इनेमोब्लास्ट, क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो इनेमो, मैंने क्या लिखा, बोलो इनेमोब्लास्ट, ठीक है, सेल, ओके।
बोलो कोशिका, इनेमोब्लास्ट बोलो कोशिका, ठीक है, द्वारा। पहले इसके बारे में बातें समझ में आई। अच्छा, यही मेरा पहला भाग जिसको मैं क्या बोलूंगा, क्राउन। क्लियर, क्या बोलूंगा, क्राउन। समझना, मैंने कहा ये दांत का मैक्सिमम भाग जिसको क्या बोलूंगा, डेंटिन। क्या है ये, डेंटिन, ठीक है, डेंटिन। अगेन इसके लिए तीन बातें क्या पता होनी चाहिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टीथ। अक्सर एग्जाम में आता है दांत का अधिकांश भाग क्या होता है, डेंटिन होता है। क्लियर, बोलो दांत का अधिकांश भाग, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टीथ। इसीलिए दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। आज समझ में आया है, बोलो बात समझ में। क्यों कहते हैं, समझ में आया, क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं वो अपना सारा काम दांत पे करते हैं, और दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसका नाम डेंटिन होता है, इसलिए दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा इसमें बोलो अकार्बनिक भाग, इनऑर्गेनिक पार्ट कितना होता है, उल्टा कर दो 96। बोलो बात समझ में, उसमें बोलो 96 तो इसमें 69 हो गया। क्लियर। अच्छा, तीसरी बात, इसका निर्माण कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो देखो इसका निर्माण करने वाली ये जो नीचे जितनी भी सेल्स नजर आती है इनका नाम है ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट सेल। क्लियर, कौन सी सेल बोलो, मैंने कहा ओडेंटोब्लास्ट। उधर इंग्लिश लिख दिया, इधर हिंदी लिख दिया। बोलो बात समझ में, कौन सी कोशिकाएं, बोलो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। क्लियर। अच्छा, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या है, बोलो आप कहोगे घम्स। घम्स मतलब क्या, मसूड़े। बोलो क्या है, मसूड़े हैं। बोलो बात समझ, दांत मसूड़ों में होता है, इधर ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये क्राउन हो गया, तो ये फिर कौन सा हो गया, बोलो नेक हो गया। क्लियर। और ये क्या है, बोनी सॉकेट। क्या है, बोलो बोनी सॉकेट, ठीक है, जिसमें दांत फिक्स रहता है। इसका मतलब फिर तो ये बोन हो गया। बोलो बात समझ में आए। तीन ही भाग बताए ना, एक क्राउन, मुकुटनुमा। बात समझ में, मुकुटनुमा मतलब क्राउन किसको बोलते हैं, जो ऊपर होता है। ऐसे ही हमारे दांत पे सफेद सफेद भाग है, वो कौन है, इनेमल है। उसके नीचे कौन है, बोलो डेंटिन है। बोलो बात समझ में, ओके। और किसके अंदर है, बोलो बोन में, बोनी सॉकेट में, तो बोन। मैंने यही भाग बताया, बोलो आपसे मैं रूट कह दूं, इसको क्या कह दूं, रूट। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बोलो एक आपको इनेमल बताया, डेंटिन बताया। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपके गम्स हैं, बोलो गम्स हैं, गम्स हैं, गम्स हैं, वो एक लेयर से जुड़े होते हैं जिसका नाम है, बोलो आपसे मैं कहूँ, बोलो यहाँ पर इसको नाम है सीमेंटिंग लेयर। कौन सी लेयर, बोलो सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। बोलो ये मैंने किया, बात समझ में आए। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बोलो मैंने कहा सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। बोलो एक है इनेमल, एक है डेंटिन, और तीसरा क्या है, बोलो सीमेंटिंग, बोलो लेयर, ठीक है, सीमेंटिंग लेयर। अच्छा, सीमेंटिंग, बोलो मैंने कहा परत। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए भी तीन बातें देखें। सबसे पहली बात मैंने कहा बिटवीन, बोलो आपसे मैं कहूँ गम्स एंड डेंटिन। पहले बताओ इतना लिखा समझ गए, बोलो किसके किसके बीच में है, बोलो मसूड़े और डेंटिन के मध्य। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, इसमें अकार्बनिक भाग, बोलो क्या होता है, 62%। क्लियर। और तीसरा, इसका निर्माण किससे होता है, सीमेंटोब्लास्ट सेल से, सीमेंटोब्लास्ट सेल, ठीक है, किससे होता है, सीमेंटोब्लास्ट सेल। तो हमें क्या पता चला कि बोलो यहाँ पर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो इनेमल का निर्माण इनेमोब्लास्ट है, नाम से पता चल रहा है, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। बोलो सीमेंट का सीमेंटोब्लास्ट, लेकिन डेंटिन का डेंटोब्लास्ट नहीं है, ओडेंटोब्लास्ट है। बोलो बात समझ में। तो जो चीज अलग हटके होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको यह 9 तो ये बातें बता दी। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये
तो आपको सब समझ में आ गया, क्लियर। ये क्या है, पल्प कैविटी, क्या है बोलो, पल्प कैविटी, ठीक है। पल्प पोर क्या है बोलो, पल्प पोर, ठीक है। बोलो ये क्या है बोलो, पल्प, बोलो मैंने कहा पोर, ठीक है। और ये क्या होती है बोलो, पल्प कैविटी, ठीक है। ध्यान से समझना, जिसमें ये जो मैंने की है ये क्या है, आप कहोगे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, कभी भी बोलो आरसीटी का नाम सुना है, आरसीटी का नाम सुना नहीं सुना, आरसीटी, रूट केनाल थेरेपी। होता क्या है, सपोज दैट आपकी किसी दांत के अंदर सड़न हो गई, बोलो अंदर कैविटी बन गई, क्लियर। बोलो बहुत ज़्यादा दांत दर्द कर रहा है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है आपकी आरसीटी करना पड़ेगा। आरसीटी करने का मतलब है आपके दांत को क्या कर दिया जाएगा, डेड कर दिया जाएगा। इस पल्प पोर में से जितने भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सबको ख़त्म कर देंगे। फिर आपका जो दांत दर्द हो रहा था वो ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारी दर्द होता किसकी वजह से, नर्व की वजह से। आज ये हाथ है, इसमें कोई सुई चुभाए दर्द होगा, और यही इसको सप्लाई होने वाली नर्व अगर डैमेज हो जाए और हाथ ऐसे हो जाए, कोई सुई चुभाए चाहे आग लगाए, इस हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है ना पैरालिसिस वालों का। तो इसका मतलब हुआ, जब भी कभी आपके कहीं पर दर्द खत्म हो रहा है, इसका मतलब वहां पर नर्व पे प्रभाव पड़ रहा है। बोलो बात समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए। मतलब लकवा हो जाता किसी के हाथ में पैर में, सुइयां चुभा हो, बोलो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहाँ की नर्व सप्लाई खत्म हो गई। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया बोलो आपको। इसमें आपको 3 भाग समझ में आए, क्राउन, नेक और रूट। और आपको ये भी पता चला इनेमल क्या है, उससे रिलेटेड क्या बात है, डेंटिन क्या, उससे रिलेटेड सीमेंटिंग लेयर, उससे रिलेटेड बात है, क्लियर। मतलब मैंने इस डायग्राम में ही सारी बातें जो एग्जाम में पूछते वो लिख दी है, क्लियर। नोट करोगे, इसको किस नज़र से देखोगे बोलो, दांत की नज़र से, ठीक है। बात समझ ना।
हो गया? सीमेंटिंग परत, सीमेंट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना। तो मसूड़ों को डेंटिन से जोड़ना, ठीक है। तो सीमेंटिंग लेयर है किसके बीच में बोलो? मसूड़े और डेंटिन के बीच में, ठीक है। नाम इसलिए सीमेंटिंग परत है, बात समझ ना। अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊं तो आपको सारी बातें समझ में ही नहीं आएगी। इसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि वास्तव में डेंटिन बड़ा भाग है, इनेमल ऊपर वाला भाग है, सीमेंटिंग लेयर जो है वो गम्स और डेंटिन के बीच में है। बात समझ ना, यहाँ से सब पता चल रहा है। पल्प और पल्प केविटी, ब्लड सप्लाई, बात समझ ना, ठीक है। ये बोनी सॉकेट, ठीक है, बोनी सॉकेट, ठीक है। बोनी सॉकेट का मतलब है कि बोन जिसके अंदर दांत की जड़ें धसी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता हमारे दांत बोन में है। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। जॉइंट कौन सा है? फाइब्रस जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है। आप खाना खाते हो दांत यूं आगे पीछे जाते हैं क्या? कभी नहीं जाते। बोलो बात समझ में, क्योंकि दांत का जॉइंट क्या है? फिक्स जॉइंट है। बोलो इमूवेबल जॉइंट है, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। क्लियर? सारी बातें समझ में आई? बोलो। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दांत का सर्वाधिक भाग कौन सा है? दांत का सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है? डेंटिन का निर्माण किस सेल से होता है? डेंटिन में इनऑर्गेनिक भाग कितना है? बोलो इनेमल में कितना है? बात समझो ना, ठीक है। आपको पूछा जाए कि जो आपका बोलो नर सप्लाई बोलो किसके द्वारा होती है? पल्प पोर से होके होती है। क्लियर? सीमेंटिंग लेयर किसके किस बीच में? सबका आंसर यहाँ से दिया जा सकता है।
आई बात समझ में? बोलो ठीक है। दांत के बारे में मैंने सारी बातें बताई, 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल आपको सारी बातें याद कराने के लिए, एक दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। हम जो दांत की सफाई कराते हैं वो वास्तव में किसकी सफाई होती है? इनेमल की सफाई होती है। किसकी होती है? ये जो दांत पे सफेद सफेद भाग है वो क्या है? इनेमल है। बात समझ ना? ओके। जो शरीर का क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है, जबकि शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक कौन है? अस्थि है, बोन है। बात समझ ना? ठीक है। ओके। हमने टीथ के बारे में सारी चीजें पढ़ी है। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। सारा याद हो जाएगा ये? बोलो ठीक है। ओके। 2 क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। बात समझ ना? और अपन ने लिखा भी इस तरह के आपको इजीली समझ में आए। सेकंड और थर्ड पॉइंट सबका सेम रखा है। बोलो फर्स्ट पॉइंट उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर कि कठोरतम पार्ट इनेमल याद आता है, सर्वाधिक भाग डेंटिन याद आता है। बात समझ ना? ठीक है। मसूड़े और डेंटिन के मध्य में सीमेंटिंग लेयर याद आती है। क्लियर हो गया? बन गया? क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछना हूं मैं आपको? मैंने कहा एग्जाम में आ जाए। बच्चों के, बोलो बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है, होता है, ठीक है। क्या पूछा आपको? बोलो आपसे मेरे को, बोलो आपको पूछा चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, ठीक है। टीथ फॉर्मूला, ओके। बस इतना सा लिखा है और ऑप्शन आपको दिए हैं 2123 2123 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2102 2102 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। बोलो 2122 बोलो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक दिया आपको 0021 मल्टीप्लाई 2, बताओ जरा क्या होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों के दंत सूत्र का मतलब आपको टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला ठीक करना है। बोलो बात समझ में? क्योंकि बच्चे का मतलब है 7-8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसमें तो टेम्परेरी टीथ ही आएंगे। इसका मतलब हुआ मन में मेरे टेम्परेरी टीथ पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने ना टेम्परेरी टीथ पूछा, ना डायफाइडेंट पूछा, ना मिल्क टीथ पूछा। मैंने क्या पूछा? चाइल्ड टीथ फॉर्मूला। क्लियर? तो चाइल्ड टीथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। अगर यही क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, जो एग्जामों में आया है, 16 साल के बच्चे का दंत सूत्र, ठीक है, होगा। क्लियर? बोलो इस बार ऐसा दिया। बोलो बात समझ में? पूछा बच्चे का फॉर्मूला है, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2123, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 2123 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2102 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। बोलो 2122 बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 0021 मल्टीप्लाई 2, बताओ क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बोलो क्या होगा? सबसे पहली बात तो 16 साल का बच्चा बोला है, इसका मतलब हुआ बच्चा बड़ा हो गया है। बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन 16 साल डाल दी, इसका मतलब हमें पता है सारे दांत उसके आ जाएंगे, बट विजडम नहीं आएगा। विजडम नहीं आएगा तो 2122 क्योंकि विजडम तो मेरे को पता 16 साल के
बाद आता है। बोलो क्या आता है? 16 साल के बाद आता है। तो सारे टेम्परेरी परमानेंट सब कर दूंगा, किसको नहीं लिखूंगा? बोलो विजडम को। इसका मतलब हुआ कि 2123 2123 तो व्यस्क का है। बोलो बात समझ में है? लेकिन अगर 16 साल का बच्चा बोला है, इसका मतलब एक विजडम को छोड़कर, मतलब 2122 2122। क्लियर? पहले बताओ आपको फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बात समझ में आए? ओके, आपको पूरा टीथ समझ में आया? बोलो टीथ इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पूरा समझ में आया होगा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन याद हो गई होगी। ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद कुछ करना है तो मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 2123 2123। बाकी सब पूछेगा वैसा निकाल लेंगे। रैबिट फ्रॉग का मैंने आपको एडिशनल स्पेशल नोट में बताया है। बोलो बात समझ में? आई थिंक आपको पूरा टीथ समझ में आ रहा? बोलो ओरल कैविटी के अंदर अपन एक एक चीज पढ़ रहे हैं। क्लियर? ओके।